मेरी शादी गांव के गरीब घर में हुई थी। मुझे अपने शौहर से नफरत थी और मुझे अपने माँ-बाप से भी नफरत थी कि उन्होंने मुझे एक जाहिल गवार के साथ ब्याह दिया था। मैं सारा दिन कमरे में बंद रहती और यहाँ से निकलने के बारे में सोचती रहती। मैं शौहर की शक्ल तक देखना गवारा नहीं था। हर वक्त शौहर से लड़ती रहती। एक दिन मौका देखकर मैं भाग गई और दुबई की कंपनी में नौकरी कर ली। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। जब कंपनी के मालिक से मुलाकात हुई तो मेरे ऊपर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरा नाम जवेरिया है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे। लेकिन मुझे ख्वाब देखने की बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी जो मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसे भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 7 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने रहम नहीं किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वो सब कुछ ना होता, जिसे सुनकर लोगों की रूह भी कांप उठेगी। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 5 बहन भाई थे। बाबा किसी की दुकान पर काम करते थे और अम्मा किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, लगभग 7 साल की, इसलिए मुझे अच्छी तरह अपनी जिंदगी याद है। मेरी एक बहन और एक भाई मुझसे बड़े थे और 2 भाई छोटे थे। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक या फिर कभी आधी रोटी ही मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा था जिसमें जाने की जिद हम बहन भाई कर रहे थे। हमारे बाबा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अपनी अम्मा के साथ मेले में चले गए, क्योंकि अम्मा का दिल हम सबको रोते हुए देखकर पिघल गया था। न जाने वो कौन सा दिन था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वही था जब मैं अपनी अम्मा और बाकी बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई। लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल लचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज खरीद सकते। मेरी बहन कहने लगी कि अम्मा मुझे झूले झूलने हैं, तो मैं कहने लगी कि अम्मा हमें मिठाई खानी है। तो मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तुम लोगों को बस मेला घुमाने लाई हूँ। मेले की रौनक देखो और चलो जल्दी से घर। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। फिर अम्मा ने अचानक कहा कि चलो जल्दी घर चलो वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। यह कहकर अम्मा बहन भाइयों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पाँव किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी रुका नहीं था। मैं अम्मा को आवाज देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई थी। अम्मा मेरे बहन भाई मेरी नजरों से ओझल हो गए और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने अम्मा को बहुत आवाज दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो अम्मा कहीं नजर आई, ना ही मेरी कोई बहन या भाई। मैं वहीं खड़ी बुरी तरह रो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आ गई और पूछने लगी, बेटा यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो? मैंने कहा मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई है। तो वो औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। मैंने ये बात सुनी तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वो औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी, अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई और मैं खाना खाकर दूध पीकर वहीं लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद उस औरत से कहा कि आंटी चलो मुझे अम्मा के पास ले चलो। तो वो कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खैर खबर नहीं मिलती तो तुम मेरे पास ही रह लो। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लगी। मुझे वहां पर कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन एक अंकल आंटी वहां पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा, हम आपकी अम्मा से मिले थे, मगर आपकी अम्मा ने आपको रखने से मना कर दिया है। वो कहती है कि मेरे पास पहले से ही बहुत बच्चे हैं, मैं जवेरिया का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गाँव में हमारे घर जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे, वो दोनों अकेले थे, इसलिए मुझे पेट भर के खाने को रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। पहले पहले तो मुझे अम्मा अब्बा की और अपने बहन भाइयों की बहुत ज्यादा याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको भूलने लगी और नए माँ बाप के पास से मेरा दिल लग गया। मेरे नए पापा शहर से माल लेकर गांव की दुकानों पर बेचते
थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े सिलाई करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वो कपड़े लेने के लिए हमारे घर आती थी। अम्मा ने उनको बताया था कि ये जवेरिया हमारी बेटी है, हमने उसको एक यतीम खाने से गोद लिया है। ये सुनकर सब औरतें मेरी नई अम्मा की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी यतीम खाने से नहीं लिया गया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती जिसने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए अब मैं अपनी सगी माँ से नफरत करने लगी थी। मेरे नई अम्मी अब्बू ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पढ़ने लगी। अम्मा सारा दिन घर के काम और कपड़े सिलाई में बिजी रहती थी और बाबा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। मुझसे कोई खास मतलब नहीं रखते थे, दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते। वो मुझे अपनी बेटी बनाकर ले तो आए थे, लेकिन बेटी वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि इन लोगों की शादी को 20 साल गुजर गए थे। इनके बावजूद इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी मसरूफ जिंदगी में मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में बिजी रहने लगी थी। मेरे बाबा का मिजाज बहुत सख्त था, इसलिए अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। मगर बाबा का सारा गुस्सा अम्मा पर ही निकलता था और अम्मा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। वो मुझे मारती नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की जरूरत ही नहीं थी तो फिर ये मुझे यहाँ क्यों लाए? शायद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने मैट्रिक क्लास तक पढ़ाई कर ली थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन बाबा कहने लगे हमारे घर में बेटियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा बाबा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन बाबा ने महसूस किया कि मैं अब उदास रहने लगी हूँ तो वो मेरी उदासी की वजह जान गए। वो समझ गए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि मैं खाना पीना भी कम खा रही थी और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो बाबा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका यकीन नहीं तोड़ूंगी। मैंने बाबा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वो मुझे अपने घर लेकर आए थे। आंटियां पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी वो अकेली रहती थी। उनके काम काज करने के लिए घर में नौकर चाकर मौजूद थे। वो 24 घंटे घर पर वैसे अकेली ही रहती थी। वहां रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी एक बहुत नेक काम करती है। जिन बेऔलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की जरूरत होती है, उन्हें कहीं ना कहीं से बच्चे दे देती है। मुझे हैरत होती थी कि ये बच्चे उनके पास आते कहाँ से थे। ये सवाल मैंने आंटी से पूछ लिया। मेरे सवाल पर आंटी पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर कहने लगी कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते और वो यतीम होते हैं, ऐसे बच्चे कुछ लोग मेरे पास पहुंचा देते हैं। या फिर आजकल का जो खराब माहौल है, लड़कियां शादी से पहले माँ बन जाती हैं तो वो अपने बच्चों को पहले तो जन्म देने से पहले ही मार देती है। लेकिन मुझे पता चल जाता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी, वो बच्चा मुझे दे देना। बदले में बच्चों की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ। इस तरह बच्चों की जिंदगी भी बच जाती है और बे औलाद जोड़ों का भी भला हो जाता है। आंटी की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था कि आंटी इतना अच्छा काम करती है। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में बहुत होशियार थी। अब धीरे धीरे मैं उनका काम देखने लगी। जब कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती। यही मेरी रूटीन थी। इसी में 7 महीने गुजर गए। इन 7 महीनों में मैं अपने घर में 3-4 बार ही गांव गई थी, क्योंकि बाबा 2 हफ्ते बाद शहर का चक्कर लगाते थे तो मुझसे मिलने आ जाते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी मुझे दे देते थे। लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लगी थी, इसलिए मैंने बाबा से पैसे लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि चलो ये पैसे मैं तुम्हारे जहेज के लिए रखता हूँ, आगे तुम्हारे मुस्तकबिल में काम आएंगे। मैं बाबा की बात सुनकर खामोश हो गई। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे बातचीत होने लगी थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़के का नाम तलहा था। तलहा का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझे जैसे गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। तलहा कहने लगा, मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी
बहुत खूबसूरत और बहुत ही सही लड़की हो। तलहा की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई थी, मगर फिर भी दिल में अजीब सा डर सता रहा था। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर लगा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल परेशानी मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को भी तलहा से फोन पर बात करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया। एक दिन वो पूछने लगी कि रात के वक्त किससे बात करती हो, क्या कोई लड़का है जिससे तुम्हारी दोस्ती हो गई है? तो मैंने आंटी से कहा कि मेरा क्लास फ्रेंड है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वो लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाजत ना दे। मैंने आंटी से कहा कि तलहा मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे कोई बात नहीं कही। मुझे उनके पास रहते हुए 3 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे पेपर्स भी शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दी और अपने पेपर्स की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर घर आई तो आंटी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी से कह रही थी कि जवेरिया को जिस गांव के मेले से मैं लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कजन भी रहती है जो जवेरिया के माँ बाप को जानती है। ये सुनकर मैं चुप होकर वहीं पर खड़ी होगी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेगी। लेकिन जब बात मैंने सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंटी फोन पर किसी से कह रही थी कि जवेरिया को मैंने अपने जानने वाले एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी है, जबकि अब वो जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और ताजा कली है, क्यों ना मैं इसे किसी ऐसे के हाथों बेच दूं जहां से मुझे भी फायदा मिल सके। ये सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर एकदम से वो चौंक गई। उन्होंने फोन काट दिया। मैं उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बातें सुन ली है तो ये भी सुन लो, जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मुझसे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वो रकम मिल जाएगी या मैं खुद अपने तरीके से वसूल करूं? मैं ये सुनकर कुर्सी पर गिर गई। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए आप मेरे साथ ऐसा कुछ ना करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन बाबा मुझे लेने आ पहुंचे तो मैंने आंटी के सामने बाबा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जब तक इनको नहीं दिए। बाबा ये सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। बाबा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे दे चुका हूँ, अब आप किन पैसों की बात कर रही हैं और ये सब बातें जवेरिया के सामने करने की क्या जरूरत थी? तो आंटी कहने लगी कि जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो उस वक्त ये छोटी थी, तब मुझे नहीं पता था कि जवानी में इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं अपने पैसे और तरीके से भी कमा सकती हूँ। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैं कोई दुकान में पड़ा हुआ सामान हूँ जिसकी बोली लग रही हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बाबा भी गुस्से में आ गए। कहने लगे अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में सब कुछ बता दूंगा। जो भी काला धंधा आप करती हैं सब कुछ पर्दाफाश कर दूंगा। इतना सुनना था कि आंटी थोड़ा डर गई थी। मैं भी हैरान होकर बाबा का मुंह देखने लगी। कौन से काले धंधे की बात कर रहे थे ये लोग? बाबा कहने लगे कि इससे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब आपके पास नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर बाबा को तलहा के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिला बैठी है। बाबा ये सुनकर और भी गुस्से में आ गए और मुझे लेकर गांव चले गए। गांव जाकर अम्मा को सब बता दिया तो अम्मा मुझे मारने लगी और बाबा से कहने लगी मैंने कहा था ना कि किसी पराये का खून कभी अपना नहीं होता। देख लो ये लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। बाबा कहने लगी ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं इसकी शादी कर दूंगा। अगर ये हमें परायापन दिखा सकती है तो मैं भी इसे दिखाऊंगा कि परायापन क्या होता है। आज तक मैंने बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब ये भी देखेगी कि मेरी नाक काटने का इंजाम भुगतेगी। ये कहकर बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी जिंदगी में अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और ये सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो बेचारी आज तक मेरे लिए तरसती होगी। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इन लोगों को बेच दिया था जिन्होंने मेरी ऐसी परवरिश की। इससे अच्छा होता कि ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे अम्मा अब्बा कौन थे। यही सब बातें सोचते हुए मेरा दिमाग सुन हो रहा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और बाबा ने न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई, अपने बाबा के सामने हाथ जोड़कर दरखास्त की मैं तलहा से बहुत प्यार करती हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे वो बहुत प्यार करता है। मेरे साथ यूं जोर जबरदस्ती ना करें। लेकिन मेरे मुंह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर पुराने ख्यालात वाले मेरे बाबा और भी गुस्से से धार उठे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी। वो कहने लगे जहाँ तेरी शादी तय हुई है वहाँ ही तेरी शादी होगी और शादी के बाद तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हम पहले भी बेऔलाद थे और तुझे इस घर से भेजने के बाद भी बेऔलादी की जिंदगी जी लेंगे। और बाबा ने जो कहा था उसके मुताबिक
भाभी के एक हफ्ते बाद मेरी शादी तय कर दी। तलहा का प्यार दिल में दफन करके मैं सलमान की बीवी बनकर उसके घर आ गई। सलमान का ताल्लुक बहुत गरीब घराने से था। वो अपने माँ बाप की इकलौता बेटा था। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। सलमान उम्र में मुझसे बड़े थे, दिखने में भद्दी शक्ल सूरत का था। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। पता नहीं मेरे अम्मा अब्बा ने क्या देकर मेरी शादी सलमान से कर दी थी। इनकी भी अपनी बेटी होती तो कभी भी उसके साथ ऐसा ना करते। उन्होंने न जाने मुझसे कौन सा बदला लिया था जो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक डाइन सास थी। हर वक्त उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरे दिमाग खराब कर देता था। कभी वो मुझे बदकिरदार और बदतमीज होने के ताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में नुक्स निकाल कर मुझे जलील कर देती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से वो मेरे साथ और भी बुरा रवैया करती थी। अपनी माँ की तरह सलमान भी बददिमाग और जाहिल आदमी था। अगर वो दिल का अच्छा होता तो शायद धीरे धीरे मैं उसे अपना शोहर कबूल कर लेती। शादी के शुरू में मैंने तो समझौता करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन सलमान अनपढ़, जाहिल, गवार और पुरानी सोच का मालिक था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती तो वो शक करने लग जाता और कहता किसी और से मिलने जा रही हो, जितना तैयार होकर घर में फिर रही हो। शरीफ औरतों के ये काम नहीं होते। इसकी ये बकवास सुन सुनकर मेरा दिल और भी उससे बुरा होता चला गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी थी। अब तो धीरे धीरे सलमान ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वो अपने माँ के भड़कावे में आ जाता और मुझे बुरी तरह पीट दिया करता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे डंडों से पीटा था। मेरे अंदर गुस्सा और नफरत की आग भड़क उठी थी। मैंने सलमान के हाथ से डंडा खींच लिया और अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने डंडा उठाते हुए कहा कि अगर मुझे आज के बाद तंग किया तो मैं ये डंडा तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बहुत सह लिया मैंने तुम लोगों के जुल्म को। मैं इतनी जोर से चीखी थी कि सलमान और उसकी माँ सहम गए थे। मैं गाहिल शेरनी की तरह बिखरी पड़ी थी। मेरी सास मेरा ये रूप देखकर डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने बोलना कुछ कम कर दिया था, क्योंकि वो डर गई थी। उसे लगने लग गया था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब सलमान की माँ ने उसे भड़काना बंद कर दिया तो वो भी ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैंने अपने आप को कमरे तक ही कर लिया था। मैं सिर्फ उसी वक्त कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से नहीं निकलती थी और ना मैं उन लोगों से कोई बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्द ही मौका मिल गया, क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं तबीयत खराब का बहाना बनाकर घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैं अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और दुबई चली गई, क्योंकि मेरी कॉलेज फ्रेंड वहां ही रहती थी और इतने पैसे मेरे पास थे। मैं सीधी अपनी दोस्त के पास गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारी जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं 1.5 हफ्ता उसके घर रही। फिर उसके पापा ने अपने जाने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगवा दी। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैंने एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस सलमान के घर भिजवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी सलमान जैसा जाहिल इंसान आराम से मुझे नहीं छोड़ेगा। तलहा की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। जब से शादी हुई थी मैंने तलहा से सारे ताल्लुक खत्म कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी शादी हो गई है तो अब उसके बारे में सोचना गुनाह है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसको दिल से निकाल नहीं पाई थी। जी चाहता था कि उससे एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, वो भला मुझे क्यों प्यार करेगा और क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। बस यही सोचकर मेरे हाथ रुक जाते थे। मुझे जॉब करते हुए जब 2 महीने पूरे हो गए तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वो मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की उस वक्त वो पाकिस्तान में थे। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि ये कंपनी बिल्कुल नई है और एक जवान लड़का इसका मालिक है जो बहुत मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही इससे इम्प्रेस हो गई, क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि मेरे बॉस का ताल्लुक पहले बहुत गरीब घराने से था और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुंचा था। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके कैबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारे नौजवान अभी अपने मुस्तकबिल को लेकर इस कदर मैच्योर है। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से तलाक के कागजात मुझे मिल गए थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि सलमान जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छुट गई थी। अब मैं आजाद थी और अपनी जिंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई राब्ता किया, ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी वो सब लोग मेरे साथ वफादार नहीं थे। इसी वजह से मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई अच्छा फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए प्रोजेक्ट मेरे हवाले
कर दिए। मैंने वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच की ऑफर की। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ लो, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। उस दौरान उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपने बारे में उन्हें शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन वो कहने लगे, पता नहीं क्यों आपसे मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आप ही कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाजत दे दी और उन्होंने मुझसे मेरा फोन नंबर भी लिया और कहने लगे, जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फोन पर बात हो जाती थी और फिर एक दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे कॉल आई। वो कहने लगी कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको मना कर दिया मगर वो नहीं माने। फिर मैं नीचे उतर आई और वो मुझे क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां लिख कर दे दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की ऑफर की। खाना खाने के बीच बातों बातों में उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन चवेरिया जैसी लगती हो। उसकी बात सुनकर मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया, जब तुम खो गई थी तो अम्मा अब्बा ने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, मगर जब तक वो जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए हुए ही इस दुनिया से चले गए। मैंने उम्र से बड़ी बहन और भाई का पूछा कि वो कहाँ है, कैसे हैं, तो उसने मुझे सबके बारे में बताया। मैंने कहा, मुझे अपनी बहन भाइयों से मिलना है। उमर ने कहा, भाई इधर ही रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगा। वो सभी इधर ही रहती हैं, सिर्फ बड़ी आप ही हैं जो पाकिस्तान में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को और मेरे लिए ये किसी जादू से कम नहीं था कि किसी तरह अचानक मुझे मेरा खानदान मिल जाएगा। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं उससे मिल गई। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया। कहने लगा, अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। उमर ने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बता दी और आप ही को फोन करके दुबई ही बुला लिया। हम सब एक दूसरे से मिलकर काफी देर तक रोते रहे और बड़ी देर तक बातें करते रहे। बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमें प्यार से ट्रीट किया। और जब एक दिन मेरे भाइयों ने मुझे मेरी आगे की जिंदगी के बारे में पूछा कि मैं अब क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर पर सेटल हो जाऊं, मेरे दिमाग में फिर से तलहा का ख्याल आया था। मैंने उमर से कहा कि मैं एक बार बस तलहा से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों दिल में उम्मीद बसी हुई थी कि शायद अभी भी तलहा मुझसे मोहब्बत करता होगा और इसी उम्मीद की आस पर मैं तलहा से मिलने चली गई थी। वो अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा था। मेरे पास उसका नंबर मौजूद था। मैंने उसे कॉल की। कॉल करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। मेरी आवाज सुनकर वो खुश हो गया था। मैंने उसे मिलने के लिए एक होटल बुलाया था। एक दूसरे को देखकर हम काफी खुश हुए थे। तलहा की आंखों में भी चमक आ गई थी। उस दौरान मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी शादी की और तलाक की बात सुनकर पता नहीं तलहा के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई और वो कहने लगा, दरअसल मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिन में मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई थी कि तलहा एक शादीशुदा और फिर उसके बाद तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने भी अपने दिल के जज्बातों को थपथपा कर सुला दिया था। जब तलहा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला था तो मैं उसके कदम क्यों रोकती। मेरे बहन और भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत जोर डाला कि मैं शादी कर लूं, लेकिन अब शादी और प्यार जैसे रिश्तों से मेरा दिल उठ चुका था। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। सबके लाख मनाने पर भी मैं नहीं मानी थी और फिर मेरी आपी और भाइयों को मेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। कुछ ही वक्त बाद हम सब ने मिलकर उमर की शादी की थी। शादी का ये फंक्शन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार फंक्शन रहा था, क्योंकि इस फंक्शन में मेरा खानदान मेरे साथ था। जिंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तलहा को अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ और ना ही कभी निकाल पाऊंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तलहा को भुलाकर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर तलहा के प्यार को दिल में बसाकर यूं ही जिंदगी गुजार देनी चाहिए? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।